हमने क्या बताया था, हमारे पास 3 पर्दे होते हैं। कितने पर्दे होते हैं? 3। तो पहला पर्दा ये है यहाँ पे, दूसरा पर्दा ये मान लो, तीसरा पर्दा ये मान लो। हमारे पास ये L हो गया, ये हो गया M, ये हो गया हमारे पास N। हमने क्या बताया था कि पहले पर्दे पर एक रेखा छिद्र होगा। वो इसलिए होता है ताकि यहाँ पर जो ये दो हमारे पर रेखा छिद्र होंगे, यानी कि जो 2 तरंगे निकलेंगे वो समान आवृत्ति की निकलेंगी, और इसीलिए होता है ये, हाँ। तो यहाँ पर मोनोक्रोमेटिक लाइट हम भेजेंगे, यानी एकवर्णीय प्रकाश हम भेजेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पे कितने छिद्र होने चाहिए इस वाले में? 2 रेखा छिद्र। अब ये जो रेखा छिद्र है ये बहुत ही आसपास, ये हमारा थोड़ा दूर नजर आ रहा है, चलो मैं थोड़ा और पास कर देता हूँ। S1 और S2 ये बहुत ही पास होते हैं, और इसकी बीच की दूरी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, स्मॉल d, और इस रेखा छिद्र को ले लेता हूँ मैं S, ठीक है। M और N की बीच की दूरी मैंने ले लिया कैपिटल D। कितना ले लिया? कैपिटल D। तो ये हमारा हो गया। और हमने बताया था कि इनकी सहायता से, यानी जब इनके अध्यारोपण होता है तो इनके हम लोग बिंदुओं को मिलाते हैं, जिसको हमने बोला था 2 प्रकार की रेखाएं होती है हमारे पास, याद हो तो आपको, है ना। तो कुछ वैसे ही, तो मान लिया जो हमें पहला फ्रिंज मिल रहा है वो यहाँ पे मिल रहा है, पहले किरण यहाँ पे एक आई, दूसरे के ये आया, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे मान लो पहला फ्रिंज मिला। तो पहला फ्रिंज यहाँ पे मान लो, दूसरा, तीसरा, इस तरह से, ठीक है। पहला मान लो दीप्त मिला, क्या मिला? दीप्त। तो फिर ऐसा मान लो यहाँ पे फ्रिंज मिल रही है, मैं चलो इधर साइड में बना रहा हूँ। मान लो एक फ्रिंज यहाँ मिल गया मुझे दीप्त, ये है मान लो ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये वाली फ्रिंज कैसी होगी? डार्क। कैसी होगी? डार्क होगी। फिर वाली कैसी फ्रिंज होगी? ब्राइट। फिर कैसी होगी? डार्क। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है सभी क्रमानुसार, मतलब के क्रमानुसार, मतलब ये हुआ कि पहले ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह चलती है। और दूसरी होती है इनकी चौड़ाइयाँ जो हमेशा क्या होती हैं? बराबर, यानी समान, जो समान चौड़ाई की पट्टियां आपको मिलेंगी। पहली मान लो ब्राइट मिली, दूसरी क्या मिलेगी? डार्क, फिर मिलेगी ब्राइट, फिर मिलेगी डार्क, इस टाइप से। अगर पहले मान लो डार्क है तो फिर क्या मिलेगा? ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, इस टाइप से आपका ये चलता है। बस आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको ये फ्रिंजें ऐसे देखने को मिलती हैं। मैंने मान लिया यहाँ पर इसका सेंटर है, यानी कि बीचों बीच का है पार्ट, ये मान लिया सेंटर इसका होता है। इसको नाम दे दिया हमने O। क्या नाम दे दिया? O। और इस पॉइंट का नाम दे दिया हमने O डैश, या O डैश ऐसे लिख लो। पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? अब तुम ध्यान से देखो तो यहाँ से जब प्रकाश किरण यहाँ गई और यहाँ से यहाँ गई, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पथांतर है, यानी पथ में अंतर है। कंचे कभी खेला है बचपन में? कंचे खेला होगा, या फिर ऐसे कुछ रोल अपने खेले होंगे। गेंद वाला भी सिस्टम होता है, लेकिन हॉकी वाला सिस्टम होता है। हॉकी में जब लोग गेंद से मारते हैं वाला सिस्टम होता है। मैं कंचे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बंदे हैं, अब यहाँ पे एक बंदा है, जो यहाँ पे 2 बंदे हैं, यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक की गोली को उसको टीपना है। अब वो जब इसको निशाना लगाता है तो ये बोलता है ऐसा है भी तुम्हें पास है, हम नहीं, उनको मारो। होता है ऐसा? नहीं होता? अक्सर ऐसा होता है, उसको पता है कि सामने वाले का निशाना बड़ा मजबूत है और ये मारेगा तो लग जाएगी गोली, वो हम आउट हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे गेम से। इसका मतलब है कि मुझे बचे रहना है तो मुझे इसको थोड़ा सा चकमा देना पड़ेगा। तो वो लड़ता है इससे, कहता है कि ऐसा है कि तुम्हारे पास वो है, तुम्हें इनको पहले मारना चाहिए, ठीक है। अरे यार गेम तो खेला होगा ना, इतना तो पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अच्छा मान लीजिए अब इसको पता करना है, अब क्योंकि दोनों, अब ये भी यही बोलता है, ये भी कहता है कि ऐसा है कि हम पास नहीं, वो पास, उनको पहले मारो। अब ये असमंजस में फंस गया, अब ये खड़ा हो गया, पहले बोला कि बताओ हम किसको पहले मारे, तो बोलता है कि ठहरो हम बात कर लेते। बताओ क्या करना चाहिए उसको पता लगाने के लिए? हाँ, नापना चाहिए। किससे नापेगा? वहां लेकर इंच टेप लेकर नापेगा? नहीं, वो क्या करेगा? हाँ, हाथे से बीता बीता। एक तरीका ये होता था ना, आप लोगों ने देखा होगा, तरीका भी निभाया होगा। हाँ, कदम से नापेंगे। अरे कदम कभी कभी छोटे बड़े बना लेते हैं बच्चे, और बीता भी छोटा बड़ा बना लेते हैं। उनको मारना होता है तो ऐसे से नापेंगे, उनको उसमें दबा दबा के नापेंगे। तो एक तरीका और होता है सिधाना मारने का। कहीं सिधाना मारो, होता नहीं होता, सिधाना मारने का तरीका होता है। चलो मैं यहाँ पे एक सिधाना मारने का तरीका उठाता हूँ, लंबवत दूरी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस इनका हुआ, ये स्ट्रेट पाथ हुआ, तो अगर हम देखेंगे कौन दूरी मतलब ज़्यादा जिसके पास दूरी है, तो ऐसा करेंगे, इस पर लंबवत डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लंबवत। अब ये दूरी इसके बराबर हो गई, इतना एक्स्ट्रा है, इसका मतलब हुआ ये इतना पथ में क्या हुआ? अंतर। मतलब ये डिस्टेंस आपस में क्या हो गया? बराबर। और ये 90 डिग्री पे हमने बोला तो आपको लंबवत डालना होता है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया, ये आया हमारे पास, इसका क्या आया? पथांतर आया। क्या है भाई साहब? पथांतर आया है। यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है पथ में, वो कितना है? इतना है। मतलब इतना एक्स्ट्रा पाथ इसका है, इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है और इसकी लंबाई
मतलब इस पूरे की लंबाई में इतनी लंबाई इसकी ज़्यादा है, ऐसा बोल सकते हो। और ये तो बराबर हो गया ना भाई आपस में। इसका मतलब हुआ कि अगर मैं इसमें पता करना चाहता हूँ मैं क्या करना, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐसा लंबवत रेखा डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए, इसको नाम दे दिए, चलो ए पॉइंट नाम दे दीजिए। क्या नाम दे दिए, ए। जब मैंने इसको ए पॉइंट दिया तो यहाँ पर ये डिस्टेंस तो आपस में क्या हो गई, बोलो, इक्वल हो गई। तो ये इस वैल्यू को मैं क्या नाम दूंगा, बोलो, पथांतर। क्या नाम दूंगा, पथांतर। ये पथांतर आ गया, ठीक है। तो जो पथांतर आएगा आपका वो कितना आएगा, तुम खुद सोच के बताओ, पथांतर कितना आएगा, H2A कितना आएगा। अगर ये लाइन मेरे पास है, ठीक है, और यहां से यहां का दूरी मान लो ये कुछ भी है, ए पॉइंट है, मान लो बी पॉइंट है, मान लो सी पॉइंट है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि ये डिस्टेंस आपको पता है मान लो 10 और ये डिस्टेंस आपको पता है मान लो 7। बताओ ये डिस्टेंस आपका कितना होगा, है कैसे, अरे 10 में 7 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 3। अब तुम्हें इधर नजर नहीं आया, ये पूरी एक लाइन है, ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या है, एक लाइन। इसको नाम दे दिया हमने, चलो इसको नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने एक्स नाम दे दिया, या फिर कुछ भी नाम, चलो इसको नाम दे दिया हमने बी। क्या नाम दे दिया मैंने, बी। और ये डिस्टेंस हमने दे दिया चलो एक्स, ठीक है, सपोज कर लेते हैं। तो यहां से तुम खुद सोचो, H2 से कहां तक जाएगा, बी तक। H2 से बी में क्या माइनस करना पड़ेगा, ए बी माइनस करना पड़ेगा। H2 से बी में क्या माइनस करना पड़ेगा, ए बी माइनस करना पड़ेगा। क्यों, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो पथांतर निकालने के लिए, अंतर निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक में, यहां से यहां तक का क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे देख पा रहा हूं पथांतर को मैं बोल रहा हूं H2A और ये इज इक्वल टू हो रहा है H2B, ठीक है, और माइनस कितना हो रहा है, AB। पता है, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखो, क्योंकि मैंने बोला AB जो है वो किसके बराबर हो जाता है, S1B के, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर। तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, H2B माइनस क्या हो जाएगा, S1B। तो यहां से ये निकल के आता है H2A, यानी कि पथांतर आपका निकल के चला आता है। हो गया भाई। और ये x क्या है, ये x बताता है कि इस केंद्रीय फ्रिंज से इसकी स्थिति की जो है, स्थित मतलब कितनी दूरी पर ये स्थित है, वो कहीं ना कहीं स्थिति को बताता है। क्या बताता है, स्थिति को बताता है। और ये d क्या बताता है, कैपिटल D क्या बताता है, ये बताता है कि m से n पर्दे के बीच की दूरी कितनी है। और ये जो स्मॉल d है वो क्या बताता है, स्मॉल d बताता है कि S1 यानी ये पहली स्लिट हो गई और दूसरी, इन दोनों के रेखा छिद्रों के बीच की दूरी कितनी है। तो ये बताता है दोनों रेखा छिद्रों के बीच की दूरी, ये बताता है रेखा छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी, ये बताता है स्थित। बात समझे, ये क्या बताता है, स्थित। तो जब भी x की बात किया जाएगा यानी स्थित की बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब एक पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब मान लीजिए हमारे पास ये एंगल की बात कर लेता हूं मैं, ठीक है। अगर ये एंगल हमारे पास थीटा, ये भी हमने एंगल यहाँ पे लिया थीटा, सपोज कर लीजिए। हम यहाँ पे पहला ट्रायंगल उठा लेते हैं, पहला ट्रायंगल उठा लेते हैं। ट्रायंगल उठाते हैं बेटा, S1A S2, S1A S2, ठीक है, जो कि 90 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है 90 डिग्री, बढ़िया दिख रहा है आपको। यहाँ पे 90 है, ये 90 हो गया, एक हो गया S1, एक हो गया मेरे पास S2। ये डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 90 के सामने वाला डिस्टेंस कितना है, D। मान लो ये D है, S2 है ऐसे। अब मुझे बताओ इसमें क्या, ये आपका एंगल है थीटा, इसमें ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए जिसमें ये आ जाए, ये मतलब पथांतर आ जाए और ये मतलब स्मॉल d आ जाए। बताओ कौन सूत्र लगा दें, बोलो। अरे बार मुख्य जो सूत्र होते हैं यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, तीन ही होते हैं। क्या होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। बताओ कौन सा सूत्र लगाएंगे, बोलो। साइन थीटा लगाएंगे, क्योंकि लंब और बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, कोण के सामने वाला हमेशा लंब होता है, इसको लंब मत समझ लेना। तो कोण के सामने वाला लंब होता है, मतलब ये लंब हुआ और यहाँ पे कर्ण कौन हुआ, स्मॉल d, है ना। तो हम बोलेंगे लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पे लगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कौन है बेटा, S2A, अपॉन कर्ण कौन है, S1 S2, S1 S2। तो यहाँ से बात क्या निकल गई, साइन थीटा बराबर S2A अपॉन S1 S2। S1 S2 की वैल्यू बोलो, स्मॉल d, ठीक है। बताओ यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर मेरे पास साइन थीटा निकल के आ गया, अब मुझे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल और पॉसिबल हो रहा है जो कि 90 डिग्री है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस ट्रायंगल को अगर मैं साइड में बनाऊं अपने पास, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा नजर आ रहा है। ये मेरे पास है O, ये मेरे पास है एक O डैश, एक O हो गया, एक हो गया हमारे पास मान लो B, ठीक है।
और यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल डी, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। अब मुझे बताओ इसमें कौन सूत्र बनेगा, 90 डिग्री ये है, बोलो tan बनेगा। तो ट्रायंगल ओ डैश ओ और आपका बी में क्या बनेगा, tan थीटा। क्या बनेगा, tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो लंब बटे आधार। लंब कितना है, x, आधार कितना है, d। तो ये बन जाएगा x अपॉन d। क्लियर है। अब यहाँ से हमारे पास tan आ गया, इसको मान लो समीकरण 1 मान लिया, इसको मान लिया समीकरण 2। एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो कोण आपके प्राप्त हो रहे हैं, कोण बहुत ही छोटे हैं। क्या है, बहुत ही छोटे। तो आपने ये बात समझ रखा है साइंस में, अगर कोण बहुत ही छोटा है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के, और tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। ठीक है। अब क्योंकि कोण बहुत ही क्या है, छोटे, अगर मेरे पास कोण बहुत ही छोटे मिल गए, ठीक है, कोण बहुत छोटा है, अगर कोण बहुत ही छोटा है बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, और tan थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है कि साइन थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा। मैथमेटिक्स की बैंड बज जाती है यहाँ पे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, x2a अपॉन डी। बोल देंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, h2a अपॉन डी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये वाला, तो इसका क्या है भाई, x अपॉन डी। पूरी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे पथांतर कितना हो जाएगा, तो h2a बराबर कितना आ जाएगा, तो xd अपॉन कैपिटल डी। कोई बता रहा है ऐसे कुछ भी हो रहा है बेटा यहाँ पे ना, अरे सारी संभावनाएं निकाल के रख देते हो तुम लोग ना बहुत जल्दी जल्दी। चलो मान लो ये H2A है, क्या बताओ, H2A भी मैंने बताया, H2A क्या है, पथांतर है। H2A क्या है, पथांतर। ये बात बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, यहाँ तक किसी को समस्या कोई। अब मैं आता हूँ अपने मुख्य काम में। ठीक है, ये तो मेरे पास हो गया, पथांतर बराबर होता है XD अपॉन कैपिटल डी। ठीक है, अब मैं बात करूंगा यहाँ पर फ्रिंजों के लिए बात करूंगा। मान लीजिए ये बी पॉइंट है भाई, यहाँ पे मैंने ये तो बताया नहीं कि बी कैसा फ्रिंज है। अब इसको बी से ब्राइट मत समझ लेना, बी एक मैंने एक सिंबल दिया है, बस सिंबल, इसका कोई मीनिंग यहाँ पे नहीं निकाल रहा हूँ कि दीप्त या दीप्त, है ना। यहाँ पे फ्रिंजें जो मिलेंगी दो प्रकार की मिलती हैं, ये तो दीप्त मिलेगा और या फिर अदीप्त मिलेगा। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे दीप्त प्राप्त होगा या अदीप्त, तो दो केस बनेंगे अपने पास। एक तो केस बनेगा दीप्त के लिए और एक केस बनेगा अदीप्त के लिए। तो ऐसा कर लेते हैं, पहले हम यहाँ पे उठा लेते हैं अपना, ठीक है, दीप्त। क्या उठा लेते हैं, दीप्त। मान लेते हैं पहले हमें दीप्त फ्रिंजें मिलती हैं। अगर दीप्त फ्रिंज मिल रहा है, ठीक है, अगर दीप्त फ्रिंज मिल रहा है तो उसके लिए काम करते हैं पहले। तो दीप्त फ्रिंज की पहले क्या निकालेंगे, स्थित। भाई एक्स क्या बताता है, स्थित को बताता है। तो दीप्त फ्रिंज की स्थित निकाल लो। चलो, तो दीप्त फ्रिंज की स्थित कि कहाँ वो स्थित है ना, उस पॉइंट को निकालते हैं। ठीक है, कितनी डिस्टेंस पर स्थित है ये बताते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर वो एक्सन है। पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर है, क्योंकि यहाँ पथांतर से मतलब है, तो दीप्त फ्रिंज के लिए हमने पथांतर क्या लिखवाया था बेटा, बोलो। दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने पथांतर क्या लिखवाया था, दीप्त फ्रिंज के लिए मैंने पथांतर कुछ लिखवाया था क्या, बोलो। तो पथांतर होता है लैम्डा के फॉर्म में कुछ लिखवाया होगा मैंने, एन लैम्डा कुछ करके लिखवाया क्या, देख लो। और मैंने लिखवाया होगा जहां एन बराबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो। ठीक है, इसको कॉपी में पलट के देखने की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब तुम नालायक हो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अगर ऐसा है तो बिल्कुल नालायक हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ कॉपी पलटने की नहीं, दिमाग में सोचने की जरूरत थी, क्योंकि ये चीज मैंने कई बार बताया, एक बार नहीं। ठीक है, तो पथांतर बराबर क्या होगा, एन लैम्डा, जहां पे एन बराबर क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो। 0 मतलब होता है केंद्रीय, 1 का मतलब पहली, 2 का मतलब हुआ दूसरी, 3 का मतलब तीसरी, तीसरी दीप्त फ्रिंज, चौथी भी दीप्त फ्रिंज, पांचवी, इस गिनती में होता ना,
पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर तो इस तरह गिनतियाँ होती है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पता लगाने का मतलब हुआ ये संख्याएं, n की जो वैल्यू होती है पहली, दूसरी, तीसरी को बताता है। जीरो का मतलब क्या होता है? केंद्रीय। जीरो मतलब केंद्रीय। m बराबर 1 का मतलब पहली, m बराबर 2 का मतलब दूसरी, m बराबर 3 का मतलब तीसरी, m बराबर 4 का मतलब चौथी, m बराबर 5 का मतलब पांचवी। इस तरह से तो पांचवी दीप्त फ्रिंज का ये है ना चौड़ाई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दूसरी दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसके लिए सूत्र यहीं से निकाला जाता है बेटा। ठीक है, तो पथांतर अपने पास निकल गया एन लैम्डा। तो यहाँ पे इसको मान लिया समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया मैंने? समीकरण 3। तो मैं बात कर लेता हूँ समीकरण 3 से। अब ये पथांतर की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, तो हो जाएगा एन लैम्डा बराबर एक्स एन नाम हो जाता है, क्योंकि मैं एन के लिए काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस स्थिति को क्या नाम देता हूँ? एक्स एन। स्मॉल डी अपॉन क्या जाएगा? कैपिटल डी। ठीक है, तो यहां से मेरे पास ये मुझे निकालना है एक्स एन, तो मैं इस तरह लिखूंगा एक्स एन इज इक्वल टू डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, सबको समझ आ गया यहां तक? तो ये जो आया है इसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज की स्थिति। क्या बोलते हैं? दीप्त फ्रिंज की स्थिति। बताओ दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है? तो एक्स एन बराबर डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। क्या होती है? एक्स एन बराबर डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अच्छा मुझे ये बताइए कि एन बराबर क्या होगा यहाँ पर, जहां एन बराबर, तो एन बराबर यहाँ पे होगा 0 1 2 3 4 5 6 आंसर। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे। 0 मतलब क्या हुआ? केंद्रीय फ्रिंज। तो केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति क्या होगी? एक्स एन बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, सीधे 0 पे मिलेगा। बात समझ आ गई? अगर मैं बात करूंगा एन बराबर 1, तो 1 का मतलब क्या हुआ? पहली फ्रिंज की स्थिति ना। एन बराबर 2 का मतलब दूसरी। इसका मतलब देखो जब मैंने एन बराबर 0 रखा तो यहाँ पे एक्स एन बराबर क्या आया? 0। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्रीय फ्रिंज होगा वो सदैव कैसा होगा? डिस्टेंस कुछ निकल के आया, डिस्टेंस क्या आया? 0। डिस्टेंस क्या आया? इसका मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय से उसकी बीच की दूरी कितनी है? 0 है। और 0 होने का मतलब कि केंद्रीय फ्रिंज आपका, यानी कि जो केंद्रीय फ्रिंज है वो कहाँ है? सेंटर पे, मतलब ओ पर है। कहाँ पर है? ओ पर, मतलब यहीं पे है, केंद्र पर ही स्थित है उसका, तभी तो डिस्टेंस होगा 0। अगर हम कोई पॉइंट 1 रख दिया और इस पॉइंट की, और जो अब रखने वाले हैं, इस पॉइंट से दूरी बताओ कितनी होगी? तो बोलेंगे 0, क्योंकि वो पॉइंट एक दूसरे पर क्या हो गया? कंसाइड हो गया है ना। तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। इतना कॉमन सेंस चलना चाहिए। अगर n बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 आएगा। इसका मतलब ये केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति हो गई ना। अब केंद्रीय फ्रिंज की स्थिति का मतलब हुआ 0, इसका मतलब ये दीप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि केंद्रीय फ्रिंज हमेशा कैसा होता है? दीप्त फ्रिंज होता है। एक पॉइंट निकल के आ गया कि केंद्रीय फ्रिंजें सदैव दीप्त फ्रिंजें होती हैं व्यतिकरण के केस में। बताओ सबको समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे पूरा क्लियर होता है। दूसरा पॉइंट आता है अदीप्त फ्रिंज के लिए। ठीक है, रब कर दें, रब कर दें। तो ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ठीक है, अब मैं दूसरा पॉइंट यहां से डिस्कस कर लेता हूं। अच्छे समझिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां बात करूं, ठीक है, अदीप्त फ्रिंज के लिए बात करूं, अदीप्त फ्रिंज की बात करूं, तो अदीप्त फ्रिंज की बेटा पथांतर कितना होता है? तो हमने लिखवाया था 2n-1/2 लैम्डा, और जहां n बराबर मैंने लिखवाया था n बराबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, ये लिखवाया था, याद आया? समीकरण 3 से बात कर लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 का मतलब हुआ ये वैल्यू उठा के इसमें रख देना है तुम्हें। सिंपली हो जाएगा 2n-1/2 लैम्डा इज इक्वल टू एक्स एन, क्योंकि मैं एन के लिए काम कर रहा हूं तो एक्स एन डी अपॉन क्या जाएगा? कैपिटल डी। अब यहां से तुम्हें चाहिए एक्स एन, तो मेरे पास मिल जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? तो एक्स एन इज इक्वल टू हो जाएगा 2n-1/2 लैम्डा इज इक्वल टू, सॉरी ये डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अच्छा कभी कभी किसी किसी बुकों में यहाँ पे +1 दे दिया जाएगा, तो +1 दे दे तो याद रखना है n बराबर क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि यहाँ प्लस होगा तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, अगर माइनस होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। इस बात को ध्यान में देना। ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला निकल के आता है ये। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, एक्स एन बराबर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाता है n-1/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो ऐसे भी लिख लिया जाता है इसको। ठीक है,
याद रहेगा या भूल जाओगे? बोलो, याद रहेगा ना? तो इसको अच्छे से याद रखो। तो जो अदीप्त फ्रिंज की स्थितियां होती है वो क्या होती हैं? एक्सन बराबर n-1/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, इसी में स्थितियां बता सकते हो। पहली अदीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या होती है? तो बोलेंगे n माइनस, भाई पहली मतलब यहाँ पे n है, वहां पे 1 रख दिया गया, तो 1 में आधा जगह कितना होगा? आधा, n/2 इंटू डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। इस तरह पहली निकाल सकते हो, दूसरी निकाल सकते हो, तीसरी निकाल सकते हो ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल में सब फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे। बताओ यहाँ तक बातें समझ आ गई? ठीक है, रब कर दें। नोट्स सभी के कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि वो कॉपी चेक की जाएगी तुम्हारी। ठीक है, अभी जल्दी चेक करने वाले हैं, कभी बिना बताए चेक करेंगे, इसलिए कॉपी रेगुलर लेकर आइए। चलो बताइए फ्रिंजों की स्थितियां। अब पहले दीप्त के लिए बताओ, दीप्त के लिए मैंने क्या निकाला? तो दीप्त के लिए मैंने निकाला एक्सन बराबर कितना निकाला बेटा? तो डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अदीप्त के लिए मैंने क्या निकाला बेटा? तो एक्सन बराबर आया तो आ जाएगा n-1/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, अब आती है बात फ्रिंज की चौड़ाई। ठीक है, इन्हें जो फ्रिंज मिल रहे हैं इनकी चौड़ाई, तो बात कर लेते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई, ठीक है। अब फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब क्या होता है? देखो, इसको काफी जगह बीटा से डिनोट कर देते हैं या काफी जगह अलग अलग तरीके से इसको डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो बीटा हो गया, डब्लू हो गया, कहीं कहीं डब्लू से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो अपने एक नोटेशन में इसको यहाँ पे बीटा से लिखूंगा, है ना। तो फ्रिंज की चौड़ाई का मतलब होता है कि दो क्रमागत, सुनिए, दो क्रमागत दीप्त या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? फ्रिंज की चौड़ाई कहलाता है। चाहे वो अदीप्त हो चाहे वो दीप्त हो, उनकी स्थितियों के बीच का अंतर ही, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे, समझिए इस बात को, देखो पहला मान लो डार्क मिल गया, ये डार्क है, ये इधर ब्राइट है, फिर इधर ये डार्क मिल गया, फिर ये ब्राइट हो गया, फिर ये डार्क मिल गया और फिर आपको ब्राइट हो गया, ठीक है। मैंने क्या कहा? क्रमागत। जैसे अब इसके, जैसे यहाँ से देखोगे तो यहाँ से ये हुआ x1, मान लो पहली क्या है? दीप्त, मान लो पहली दीप्त मिली है, और यहाँ दूसरी मिल गई, यहाँ मान लो ये मिल गई दूसरी, ठीक है। यहां से केंद्रीय से जोड़ा जाता है ना, तो केंद्रीय से पहली हो गई, ये दूसरी, तो इनके बीच का जो अंतर होगा ना, इनके बीच का जो अंतर होगा वो कहलाएगा फ्रिंज चौड़ाई। क्या कहलाएगा? फ्रिंज चौड़ाई। तो क्रमागत, हमने क्रमागत वर्ड इस्तेमाल किया है, क्रमागत। तो क्रमागत चाहे वो दो दीप्त हो चाहे दो अदीप्त, फ्रिंजों की स्थितियों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा? फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगा। सिंपल है, ठीक है। अगर मतलब मैं फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहता हूं तो मैं S2 में क्या माइनस कर देता? S1 माइनस कर देता, ठीक है। इसी प्रकार से मैं S3 में क्या माइनस कर सकता हूं? S2। इसी प्रकार से S4 में क्या माइनस कर सकता हूं? S3। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं n टर्म में जाओ तो मैं क्या माइनस करूंगा? Sn+1 में क्या माइनस करूंगा? Sn, तभी तो आएगा। तो ये हो जाएगा फ्रिंज चौड़ाई। इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रिंज चौड़ाई। चाहे वो आप दीप्त लीजिए और चाहे वो अदीप्त लीजिए, फ्रिंज चौड़ाई हमेशा समान आता है। क्या आता है? समान, ठीक है। तो पहले मैं चलो दीप्त के लिए आपको करके दिखाता हूँ। दीप्त के लिए तो जहां n है वहां पे क्या रख दिया गया है? बोलो, जहां n वहां क्या रख दिया गया है? n+1, चलो रख दीजिए इसमें। तो हो जाएगा आपके पास dn+1 इंटू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और माइनस में Sn की वैल्यू क्या है? dn लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। बातें क्लियर हैं? ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करा दूं क्या हो जाएगा? d लैम्डा n अपॉन स्मॉल डी और प्लस d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी और माइनस dn लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बीटा बराबर क्या मिल जाएगा आपको? d लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आपको मिल जाएगा। बता, समझ में आया प्रॉपर तरीके से? ठीक है। अगर मान लीजिए कोई बोले नहीं सर हम अदीप्त के लिए निकालना चाहते हैं, तो निकालिए भाई, बीटा इक्वल टू xn+1, यहाँ पे जहाँ n वहाँ n+1 रख देंगे तो हो जाएगा आपका, रखो सीधे, n+1 और -1/2। अब एक में आधा घटाओगे क्या आएगा?
आधा मतलब 1/2, ठीक है। क्या है, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, और माइनस, अब उसके बाद एस एन, एस एन का मतलब हुआ n माइनस 1/2 डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कराओ बेटा, तो हो जाएगा डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी प्लस डी लैम्डा बाई डी, वो भी हाफ है, ये क्या है, हाफ। अब माइनस से मल्टीप्लाई करना है और साथ में इससे मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन डी इंटू में हाफ। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हाफ और हाफ मिलके क्या बन जाएगा, 1, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो बताओ सेम आया कि नहीं आया। तो चाहे दीप्त हो और चाहे हो अदीप्त, फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा क्या आती है, एक समान आती है। पूरी बात समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण स्थितियां, यानी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनकी बात कर लेते हैं। अच्छा मान लीजिए ये पूरा सेटअप, आप अपना ये पूरा सेटअप, ठीक है, उठा के पानी में डाल देते हैं। कहाँ डाल देते हैं, पानी में। अगर सेटअप में ना तो आप पर्दे के बीच दूरी कम ज़्यादा करो, ना स्लिट, छेद तो वही रहने वाले हैं, छेद तो कम ज़्यादा होंगे नहीं। आप पानी में डाल दोगे, बताओ प्रभावित क्या होगा, प्रभावित क्या होगा, क्या फ्रिंज की चौड़ाई प्रभावित होगी या नहीं, यस या नो। क्या फ्रिंज की चौड़ाई प्रभावित होगी या नहीं, बोलो। क्यों होगी, हमने छिद्र को इधर उधर नहीं किया, इसका मतलब हुआ स्मॉल डी नो चेंज। पर्दे के बीच दूरी नहीं चेंज किया, इसका मतलब कैपिटल डी नो चेंज। पानी में डालने से सब चेंज में होंगे क्या, नहीं होंगे। तो बताओ फ्रिंज की चौड़ाई बदलेगी या नहीं, बोलो। क्यों नहीं बदलेगी, हाँ बोलो, क्यों नहीं बदलेगी भाई। मैं पूछ रहा हूं क्यों नहीं बदलेगी। अब जब पानी में डाल दोगे, जैसे पहला पर्दा ये था, इसमें 2 रेखा छिद्र थे और ये है, अब इसके बीच में पानी जब आ गया है तो कहीं ना कहीं अब ये प्रकाश किरण को सीधे तो जाने नहीं देगा, उसकी चाल को क्या कर देगा, कम कर देगा। यानी उससे क्या प्रभावित होगा, लैम्डा। क्या प्रभावित हो जाएगा, लैम्डा। लैम्डा में इफेक्ट आएगा नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए माध्यम के लिए लैम्डा अलग होता है और पानी के लिए अलग होता है, कांच के लिए अलग होता है। पता नहीं पता है बात। अगर एयर में लैम्डा कुछ और है, लेकिन जब पानी में डाल दोगे उसका लैम्डा चेंज होगा नहीं होगा, होगा। क्योंकि हमने ये बात सीखा है कि जो आपका बीटा होता है वो डिपेंड करता है डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। अगर कैपिटल डी नहीं चेंज हुआ, मान लिया, स्मॉल डी भी नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल माना, लेकिन बीटा कहीं ना कहीं इसके प्रोपोर्शन है या नहीं, बताओ। लैम्डा के प्रोपोर्शन है या नहीं है। इसका मतलब हुआ अगर लैम्डा भी चेंज होगा तो भी बीटा आपका चेंज होगा या नहीं होगा, बोलो। अगर बीटा हमारा लैम्डा पर निर्भर कर रहा है, इसका मतलब लैम्डा अगर हम चेंज करेंगे तो बीटा चेंज होगा नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बीटा हमारा चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पानी में डालेंगे, ये एक्सपेरिमेंट पूरा हम पानी में जाके करेंगे, तो आपका फ्रिंज के चौड़ाई जो होगी वो बदलेगी या नहीं बदलेगी, बदलेगी। भले चाहे कैपिटल डी बदले चाहे ना बदले, स्मॉल डी बदले चाहे ना बदले, लेकिन आपका लैम्डा जरूर बदलेगा। बात पकड़ में आएगी नहीं आई, आ गई। क्यों, क्योंकि आपका बीटा जो है वो किस पर डिपेंड करता है, लैम्डा पर। थोड़ा सोच के देखो यार, तुम खुद सोच के देखो। अगर हम कोई प्रकाश होता है हमारा, ठीक है, एयर में है, अगर कुछ एयर में है उसकी वैल्यू कुछ अलग होती है, मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम होती है, और जब उसको हम पानी में डाल देते हैं तो लैम्डा एम हो जाता है लैम्डा नॉट अपॉन एन। इसका मतलब एन से इसमें भाग कराना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू कम पड़ जाएगी। क्या पड़ जाएगी, कम पड़ जाएगी। और जब वैल्यू कम पड़ेगी तो इसका मतलब हुआ कि फ्रिंज की चौड़ाई बदलेगी नहीं, बोलो, बदलेगी ना, पक्की बात बदलेगी। क्यों बदलेगी भाई, इनके बीच में क्या आ गया है, पानी अब आ चुका है, और पानी इसमें क्या उत्पन्न कर देगा, अवरोध, जिसका कोई ना कोई अपवर्तनांक होता है। तो जब प्रकाश यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो वो भाई अब विरल माध्यम पहले चल रहा था, अब कहाँ जाएगा, सघन माध्यम में ट्रेवल कर रहा है, तो प्रकाश की चाल बदलेगी नहीं बदलेगी, बदलेगी, जिसकी वजह से लैम्डा भी अफेक्टेड होगा नहीं होगा, बोलो, होगा। और जब लैम्डा बदलेगा तो क्या बदल जाएगा, फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा बदल जाएगा, क्योंकि बीटा लैम्डा पर कैसे निर्भर करता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो रहा है। इसका मतलब लैम्डा का मान बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा का मान बढ़ेगा तो बीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। लैम्डा का मान घटेगा तो बीटा का मान भी घटेगा। तो पहला ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल के चला आता है। ये क्वेश्चन देने का मतलब यही हुआ था कि ऑब्जर्वेशन निकाले हम।
तो पहला ऑब्जर्वेशन आपका निकल के आता है कि लैम्डा और बीटा के बीच में जो रिलेशन है, ठीक है, कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, दैट मीन स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा ग्राफ। कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन। तो जैसे जैसे लैम्डा का मान बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा यानी फ्रिंज की चौड़ाई भी बढ़ेगी। लैम्डा का मान घटेगा तो फ्रिंज की चौड़ाई भी घटेगी। तो लैम्डा यानी जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा, आप सोच के देखो, जितना ज्यादा तरंगदैर्घ्य होगा उसकी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही अधिक होगी, और जितना कम तरंगदैर्घ्य होगा उसकी फ्रिंज की चौड़ाई उतनी ही कम होगी। तो विब्ग्योर के अकॉर्डिंग अगर मैं कौन सी प्रकाश किरण डालूं, कौन सी प्रकाश किरण डालूं जिसकी फ्रिंज चौड़ाई सबसे अधिक मिलेगी, तो इसमें सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है बताओ? बोलो। लाल की होती है। तो इसमें फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा किसमें मिलेगी? लाल रंग की मिलेगी। ये सीधा आपका कॉमन सेंस होता है, क्योंकि हमने सीधे बता दिया आपको कि फ्रिंज की चौड़ाई किस पर डिपेंड करेगी? लैम्डा पर डिपेंड करेगी। किस पर डिपेंड करेगी? लैम्डा पर। यानी लैम्डा का मान जितना अधिक होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही अधिक मिलेगी, लैम्डा का मान जितना कम होगा फ्रिंज चौड़ाई उतनी ही कम होगी। इसका मतलब किस पे सीधे डिपेंड कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ये घटेगा तो ये भी घटेगा, मतलब दोनों घटेंगे एक साथ, दोनों बढ़ेंगे तो एक साथ। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन सबको क्लियर हुआ? ठीक है। दूसरा ऑब्जर्वेशन देखो यहां से क्या निकल के आएगा। अब मान लीजिए दूसरे ऑब्जर्वेशन में, क्योंकि जो बीटा है आपका वो डी पर भी डिपेंड करता है, कैपिटल डी पर। क्या होता है? कैपिटल डी पर। आपने कभी देखा है? मैं आपको छोटा सा ऑब्जर्वेशन देता हूं। एक टार्च और एक नॉर्मल, मतलब एक मान लो इसमें हम टार्च को दिखाते हैं, ठीक है, सपोज दैट ये तो मोबाइल मेरा स्विच ऑफ हो गया, मैं दिखाता। अगर आपने टार्च को लगाया होगा तो अगर आप टार्च और इसकी बीच की डिस्टेंस को कम करें, ठीक है, इसकी बीच की डिस्टेंस को कम करें, तो आप क्या देखते हैं? ये जो यहाँ पे सर्कल बनता है वो छोटा होता है बड़ा होता है? एक छोटा उदाहरण है जिसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। मैंने क्या कहा कि ये जो मान लो टार्च है और इसकी बीच की डिस्टेंस को धीरे धीरे क्या करते जाएं? कम करते जाएं। तो जो यहाँ सर्कल बनता है, आपने देखा होगा यहाँ पे एक सर्कल बनता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, सर्कल छोटा होगा या बड़ा होगा? पक्की बात? छोटा होगा 101%? ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो इससे क्या सीखे तुम? हमने डिस्टेंस को क्या किया? कम किया। सर्कल क्या हुआ? कम हुआ। ये जो सर्कल बन रहा है इसको मान लो फ्रिंज की चौड़ाई। क्या मान लो? फ्रिंज की चौड़ाई विजुलाइज करने के लिए। तो मैंने डिस्टेंस को कम किया। ये जो डिस्टेंस है ये मान लो रेखा छिद्र का डिस्टेंस, जहां पे ये पर्दा लगा हुआ था, तो ये पर्दा वाला, ठीक है, ये मान लो m वाला है और ये मान लो n। ये जो पर्दा है ये मान लो n, जहां पे आपकी फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त हो रही है और यहां से प्रकाश जा रहा है। ये डिस्टेंस का मतलब हुआ कैपिटल डी। ये डिस्टेंस का मतलब हुआ कैपिटल डी। अब थोड़ी देर के विजुलाइज करिए, अगर हम यहाँ से टार्च की इसकी बीच की डिस्टेंस कम कर रहे हैं तो ये आपका सर्कल छोटा होता जा रहा है, मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कम होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कम करने की बात कर रहे हैं हम? कैपिटल डी को कम करेंगे, और कैपिटल डी कम करेंगे तो क्या होगा? फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। पक्की बात? अच्छा, तुमने इस ऑब्जर्वेशन को ऐसे भी किया होगा, अगर इस टार्च को हम कहीं दूर ले जाकर और तब रिफ्लेक्ट कराते हैं तो सर्कल तो बड़ा होगा, लेकिन चमक की बात कर लेते हैं, चमक क्या होगी? कम होगी। यानी अधिक चमकीली अगर फ्रिंजें चाहिए तो इसकी डिस्टेंस ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा दूर कर देंगे तो जो फ्रिंज की चौड़ाई वो धुंधली हो जाएंगे, हो सकता है दिखाई ही ना दें, हो सकता है दिखाई, एक समय ऐसा आएगा शायद दिखाई ना दें। इसलिए आपको अगर अच्छी चमकीली फ्रिंजें प्राप्त करनी है तो क्या ये कैपिटल डी की दूरी ज्यादा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर हमें चमकीली प्राप्त करनी है तो, क्योंकि आपने ये बात टॉर्च मार के देखी होगी, है ना, ये जो चौड़ाई मिलती है, जो सर्कल्स मिलते हैं, वो जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे कम चमकीले होते हैं, और जैसे पास आते हैं वैसे देखो अधिक चमकीले होते हैं। भले छोटा होता है लेकिन चमक ज्यादा होती है। ठीक है, चमक इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सभी किरणें अभी कम एरिया कवर करें, अभी सभी किरणें पूरी फैल जाएंगे तो चमक जाहिर बात डिवाइड हो गया, काफी एरिया ले रहे, मतलब क्या हुआ? डिवाइड हो गया, तो चमक तो कम ही पड़ेगी। और जब वो सिकुड़ जाएंगी, अब आपकी तो एनर्जी उतनी ही निकल रही है, अगर वो कम क्षेत्र में डालेंगे तो चमक ज्यादा होगी। बात समझ में नहीं आ रही है? अगर मान लो आपके पास सीमित खाना है, आपका सीमित खाना है और आपको 2 लोगों में बांटना है, सीमित खाने मतलब 4 लोगों को खाना है, 2 लोगों को बांटना है, तो हम बोल रहे हैं भरपेट आराम से खिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 4 लोगों को खाना और 10 लोगों में बांटना हो तो कहीं ना कहीं सभी को भूखे रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा? रहना पड़ेगा। सेम वही यहाँ पे होता है और कुछ नहीं। अब मैं अगर पॉइंट की बात करूं, यहाँ पर पॉइंट क्या निकल के आता है, तो पॉइंट ये है कि बेटा जो बीटा है वो किसके सीधे प्रोपोर्शन है? कैपिटल डी के। मतलब मैं यहाँ पर लैम्डा चेंज कर लूँ कुछ नहीं है, मतलब इन सभी को हटाओ, मैं यहाँ पे डी पर बातें कर रहा हूँ। अगर मैं डी को चेंज करूँ, क्या करूँ? चेंज डी को, कैपिटल डी को चेंज करूंगा तो बेटा हमारा चेंज होगा। हमने अभी देखा था कैपिटल डी मैंने कम किया था,
कैपिटल डी मैंने कम किया था, तो मुझे बताओ बीटा प्रभावित हुआ था नहीं हुआ था? पक्की बात कि नहीं? कैपिटल डी को मैंने कम किया था तो बीटा कम हुआ था या ज्यादा हुआ था? कम हुआ था। कैपिटल डी मैंने ज्यादा किया था तो बीटा मेरा ज्यादा हुआ था या कम हुआ था? ज्यादा हुआ था। बात सबको समझ आई? इसका मतलब है सीधे प्रोपोर्शन है या नहीं? बोलो है। अगर ऐसा हो रहा है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, यानी कि आपको सीधा ग्राफ ऐसा मिल जाएगा। पूरी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई? बोलो आ गई। अब थोड़ी देर के लिए अब ऐसा मान लो जो लाइट की क्षमता है वो बराबर कर को ना तो तरंगदैर्घ्य चेंज करेंगे अपन, ना प्रकाश किरण चेंज करेंगे, ना एनर्जी बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, बस चेंज क्या करना है, जो लाइट जहां से प्रकाश निकलता है, यानी टार्च में आगे वाला हिस्सा होता है ना, वो मतलब वो चौड़ाई तुम्हें बदलनी है। एक में बहुत चौड़ा रखना है और एक में चौड़ा कम करके थोड़ा कम चौड़ा रखना है। अब इसको ऐसे करना है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या बोला? सबको समझ में आया? थोड़ा कम आया होगा बात। अच्छा आया तो बताइए क्या अफेक्टेड होगा? हाँ, पानी का भी दम आ रहा है? पानी, चलो मैं इससे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं इससे बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब पानी दमाने में, अब ये समझने के लिए बहुत अच्छे से हो सकता है। पानी दमा रहा है आपने, नहीं दमा रहा? पानी दमा रहा है तो आप जब डायरेक्टली अपने टुल्लू पंप का पाइप लेकर ऐसे सीधे पानी को ऐसे 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 सीधे ऐसे डालते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, कम डिस्टेंस? पक्का? पानी फ्लो में निकल रहा है कि मतलब छेद बड़ा है तो पानी फ्लो में निकल रहा है ना? छेद यहाँ पे जो है तो छेद है, ये छेद है स्मॉल डी, ये छेद क्या है? स्मॉल डी। ठीक है ना? समझने के लिए बात हो रही है भाई, ऐसे कुछ नहीं है कि यहाँ पे कुछ बड़ा हम कोई कांड करने वाले हैं। अब मैंने अपनी उंगलियों का सहारा लिया और मैंने छेद को थोड़ा दबा दिया। अब छेद को दबाया तो बताओ दूरी ज्यादा कवर होगी कम कवर होगी? पक्का? इसका मतलब हुआ कि अगर हम इधर का कम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो रही है? ज्यादा कवर हो रही है। वैसे यहाँ पे ये रूल नहीं लगता है, लेकिन समझने के लिए हम समझा रहे हैं। बाकी यहाँ कुछ और सेंस है, यहाँ पे कुछ और सेंस है, ठीक है ना? लेकिन मैं समझने के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। बात समझ में आ रही है ना सबको? लेकिन यही सेम कंडीशन यहाँ पे होने वाली है, मैं आपको बताऊंगा अभी समझा के। अभी सेम कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, सेम, कोई चेंज नहीं होगा। फिर मैं क्या कहता हूँ कि अब थोड़ा सा को और कम कर दीजिए, तो ये क्या होगा आपको यानी कि आप कुछ ना चेंज करो, ना कैपिटल डी चेंज करो, ना कैपिटल डी चेंज करो, नहीं ना तो तुम पानी का फ्लो चेंज करने वाले हो, पानी उसी फ्लो में आता रहे नीचे से। बात समझ में आ रही है? और ना तो तुम यहाँ पे पाइप चेंज करने वाले हो, ना तो अपनी हाइट चेंज करने वाले हो। हाइट भी वही रखो, ये नहीं कि हम खंभा के ऊपर चढ़ के पानी दमा रहे हैं सर, हम उतना ही छेद रखेंगे खंभा ऊपर चढ़ जाए, नहीं, कुछ ना चेंज करो, सब कुछ सेम रखो। बस चेंज करना है तो पाइप के जो छेद जो जहां से पानी निकल रहा है बस उसी को थोड़ा कम ज्यादा करते रहना है अपनी उंगलियों के सहारे। मतलब दबा देंगे, उसका छेद कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि प्रेशर बढ़ेगा तो पानी दूर तक गिरेगा, तो बात की बात है। वो क्लास 11 में हमने सीखा था ना। फिलहाल हम यहाँ पे ये थ्योरी इस थ्योरी की सहायता से इस थ्योरी को समझाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो हमने कहा अगर हम छेद कम करेंगे तो आपका पानी दूर गिरेगा या पास गिरेगा? ये पानी दूर पास का मतलब फ्रिंज की चौड़ाई से मतलब ले रहे हैं। तो पानी दूर गिरेगा मतलब फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा होगी, और पानी पास गिरेगा मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कम होगी। बताओ जब मैंने छेद को कम किया तो फ्रिंज की चौड़ाई ज्यादा हुई या कम हुई? ज्यादा हुई। जब मैंने पानी को यानी कि छेद को बड़ा कर दिया, मतलब कि रिलीज कर दिया पूरी तरीके से, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब ये दोनों कैसे हो रहे हैं? व्युत्क्रमानुपाती हो रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे फ्रिंज की चौड़ाई पे क्या कर देते हैं, अगर इन दोनों को हम कम कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों कम करेंगे तो ये केंद्रीय फ्रिंज से ज्यादा दूर, जैसे मान लो यहाँ पे हैं, अभी यहाँ पे, अभी प्रकाश किरण यहाँ पे यहाँ से जा रही है, ठीक है, तो जाके यहाँ पे जाके मिल रही होंगी। लेकिन जब मैं इनका डिस्टेंस कम कर दूंगा, इनका डिस्टेंस क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा, तो ये फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? इनका डिस्टेंस कम करूंगा तो इधर फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, और जैसे डिस्टेंस फैला दूंगा तो जब फैलाऊंगा, मान लो हमने यहाँ फैला दिया, जैसे ज्यादा नहीं फैलाओगे नहीं मिलेंगे नहीं, मान लो फैलाया, तो इसको मिलने के लिए अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये तो इधर ही जाएगी, तो इसको कहीं ना कहीं मिलने के लिए यहाँ पे, अब देखो फ्रिंज की चौड़ाई पहले से क्या हो गई? कम हो गई। तो जब मैं इसको फैलाऊंगा, मतलब स्मॉल डी मैं इधर चेंज करने में बढ़ा दूंगा तो आपकी फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? आपकी छोटी हो जाएगी। और अगर मैं इसको कम कर दूंगा, फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। इसका ज़्यादा अधिक नहीं फैला सकते हो, अगर ज़्यादा अधिक फैला दोगे तो फ्रिंज की चौड़ाई आपको प्राप्त नहीं होगी। इससे बात समझ में आती है कि हाँ ठीक है, जो हमारा स्मॉल डी होता है अगर हम उसको कम कर देंगे तो कैपिटल डी हमारा यानी जो बीटा होगा वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर ये हम क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे, तो ये बीटा क्या होगा?
घट जाएगा। बताओ बातें क्लियर हैं? ठीक है, इसका मतलब हुआ इसके बीच में जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा ग्राफ मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ग्राफ को हम समझा देते हैं। जिसका मतलब हुआ कि हम इधर इसको बढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो, जब मैं इसको इधर से बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो जैसे से ये देखो बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो यहाँ पे था तो आपका बीटा यहाँ पे था, अब ये यहाँ पे बढ़ा, वैल्यू बढ़ी नहीं बढ़ी, यहाँ से बढ़ी, तो ये देखो पहले से क्या हो गई, कम हो गई। अभी ये मैं इसको यहाँ लेकर चला गया, मतलब अभी डी यहाँ पहुँच गया, तो देखो ये वैल्यू और कम पड़ गई, राइट। लेकिन जैसे से मैं डी को कम करूंगा, क्या करूंगा, मैं डी को कम करूंगा, जैसे से डी मेरा पास आएगा, आप देख पा रहे होंगे डी को, मान लो यहाँ पे डी मैंने किया, यहाँ पे डी मैंने किया, अब ध्यान से देखना, डी मैंने यहाँ किया तो देखो बीटा यहाँ हो गया, डी मैंने यहाँ किया तो बीटा देखो यहाँ हो गया, डी मैंने यहाँ किया तो बीटा देखो जाके यहाँ हो गया। यानी कि डी कम हो रहा है तो बीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डी मेरा बढ़ रहा है तो बीटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसी बोलते हैं इनवर्जली प्रोपोर्शनल। कैसा, इनवर्जली प्रोपोर्शनल। तो बीटा जो है वो स्मॉल डी के क्या है, इनवर्जली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर लैम्डा और डी को चेंज ना किया जाए तो इनके बीच में रिलेशन आता है बीटा 1 अपॉन बीटा 2 इक्वल टू D2 अपॉन D1। इसमें अगर हम बताएं तो इसमें क्या आता है, बीटा 1 अपॉन बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अगर हम पहले वाले केस में बात करें तो आता है बीटा 1 अपॉन बीटा 2 बराबर D1 अपॉन D2। बात सबको समझ में आ गई? तो ये तीन केसेस यहाँ पे बनते हैं जो कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन किया बाय ग्राफ और बाय थ्योरी। कोई दिक्कत हो भी डिस्कस कर लो, ठीक है। केमिस्ट्री का